नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे धर्म युद्ध। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अभी धर्म युद्ध छिड़ा है। दरअसल काशी स्थित ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर विवाद जारी है, जो खत्म होने की बजाय गुजरते वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं तो हिंदू पक्ष के अपने। हालांकि अब ज्ञानवापी की लड़ाई जिला कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई है। वाराणसी कोर्ट में जहां 3 दिन तक चले सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को लेकर वक्त मांगने की याचिका लगाई गई, जिसे जिला न्यायालय ने स्वीकार किया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गया है। वहीं हिंदू सेना ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने में देरी नहीं की। बहरहाल इन सब के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जीत किसकी होगी, किसका दावा दमदार है। आज के मुद्दे धर्म युद्ध में इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का सोमवार को सर्वे पूरा होने के बाद बड़ी खबर सामने आई थी कि हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि काबा में बाबा मिल गए। कहा गया कि शिवलिंग वुजू खाने में मिला। इतना ही नहीं, इसके बाद हिंदू पक्ष तत्काल कोर्ट पहुंचा और ये मांग की कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील किया जाए, शिवलिंग की सुरक्षा की जाए। हिंदू पक्ष की इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार भी किया और इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। ज्ञानवापी सर्वेक्षण के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर कर दी। उधर हिंदू सेना ने भी मुस्लिम कमेटी की याचिका को खारिज करने की मांग कर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का यह दावा है कि शिवलिंग के साथ ही वहां ऐसा बहुत कुछ मिला है जिससे यह साबित हो रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इससे लगातार इनकार कर रहा है। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन उससे पहले ये जो एक बड़ा धर्म युद्ध है, ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या होगा, इसको किस तरह से लिया जाए। और बहुत समझदारी दिखाने की मुझे लगता है इस वक्त ज़रूरत है। समझना होगा, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसका इंतज़ार कीजिए, उसको जो भी उनका फैसला होता है उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी गलत मैसेज पास आउट ना हो जिसकी वजह से एक माहौल जो होता है या सद्भाव जो होता है वो ख़राब हो या बिगड़ने की कहीं से कोई स्थिति बने। ये एक अपील हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इंतजार कोर्ट के फैसले का करिए, किसी की किसी बात को अभी फिलहाल मत मानिए। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया भी आई है, वो सुनते हैं। मुस्लिम भाई काशी और मथुरा के सत्य को स्वीकार करके भविष्य में पीढ़ियों के लिए सद्भावना की नींव रख सकते हैं। 110 करोड़ हिंदुओं की सनातनी आस्था का हर मुद्दा अदालत में क्यों घसीटा जा रहा है? क्या वो चिढ़ाने जैसा नहीं है? और जब देश भर में आस्थावान युवा मन पर प्रतिक्रिया होती है तो क्या विश्व गुरु के सिंहासन की ओर बढ़ते हुए भारत की फिजा खराब करने का षड्यंत्र नहीं है मुट्ठी भर लोगों का? ये सारा देश जानता है कि देश के कोने कोने में न जाने कितनी जगह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन काशी और मथुरा जैसे मसलों पर अपनी उदार हृदयता दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि देश में प्रतिक्रियाओं का पटाक्षेप हो सकता है। मुस्लिम भाई देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग जो बात की जा रही है। एक बात साफ है कि अब तक जो प्रमाण मिले हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पर मंदिर था। लेकिन हम फिर यही कहेंगे, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं ज्ञानवापी पर। और एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जो भी चीज़ें मिली हैं, हमने और आपने उसको नहीं देखा। जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, बातों में आ रही हैं, कुछ छोटे छोटे फोटोग्राफ्स के माध्यम से आ रही हैं, हम सिर्फ देख के बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, वीडियोग्राफी में क्या आया है, वहाँ पर जो लोग जिस टीम ने सर्वे किया है उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या मिला, वो पूरी रिपोर्ट कोर्ट तक गई है। तो जब तक वहाँ पर प्रॉपर फाइनलाइजेशन वो नहीं करते, वो नहीं समझते हैं, तब तक मुझे लगता है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना इस तरह से प्रमोट किया जाए कि वहाँ पर ये मिला है, वहाँ पर वो मिला है। देखिए, बातें करना अपनी एक अलग जगह है, जो चीज़ें वहाँ से निकल कर आई हैं, लेकिन जब तक कोर्ट ये ना कह दे कि वहाँ पर शिवलिंग मिला, क्या वहाँ मंदिर बनेगा, या वहाँ पर वाकई में मस्जिद की बातें हैं तो मस्जिद बनेगी, मुझे लगता है तब तक किसी को भी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो इस तरह की बातें कर भी रहे हैं, उनके मैसेजेस को इतना सीरियसली मत लीजिए। वेट एंड वॉच, कोर्ट के जो भी डिसीजन होगा, जो भी चीजें वहां से आएंगी, उसका इंतजार करिए। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सोशल एक्टिविस्ट हैं प्राची अधिकारी। प्राची जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन जी,
आपसे करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इस मामले में जो कुछ भी सामने आएगा, अभी भी मैं यही बात इसलिए कह रही हूँ कि सामने आएगा क्योंकि जब तक कोर्ट नहीं कह देगा तब तक ना हमें मानना चाहिए, ना हमें इस तरह की कोई भी बात करनी चाहिए ताकि किसी को ठेस पहुंचे। और ये ठेस पहुंचने वाली बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से बार बार सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष जा रहा है या याचिकाएं लगाई जा रही हैं या इस सर्वे के खिलाफ भी याचिकाएं लगाई गई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो लोग ये नहीं चाहते थे। तो हम इन व्यक्तिगत रूप से हम ना जाएं किसी भी वर्ग पे, हम इस चीज़ पर जाएं कि जो इतिहास ने कहा उस पर कोर्ट ने सर्वे कराया, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट तक है और उसका फैसला आने के बाद इसे स्वीकारना है। लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर बन रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। अभी भी लोग हैं समझने की कोशिश नहीं कर रहे। किस तरह से लेती हैं? जी आपकी भी बात ऐसी है ना कि अगर आप कहें कि ये चीजें सत्य नहीं है या फिर तथ्य नहीं है तो थोड़ा सा अजीबो गरीब होगा, क्योंकि जब हमें लिखित रूप से प्रमाण मालूम है, अगर हमने ये पहले इतिहास ना पढ़ा होता या फिर बहुत पुराना इतिहास होता तो हम कह सकते थे कि नहीं तो लिखित है ही नहीं, तो हम किन चीजों को माने। और ये इसको झूठा हो, सच होने पर भी झूठा करार किया जा सकता था और कुछ उसका प्रमाण नहीं होता तो हम कह सकते हैं। लेकिन मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल लिखित दस्तावेज में शामिल है कि जब औरंगजेब ने यहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की बात की थी, वो 1669 में 2 सितंबर को बिल्कुल लिखित रूप से आदेश रखा हुआ है और वो सबकी नजरों में है, वो कोर्ट के पक्ष में है, कोर्ट के पास है। तो ये तो तथ्य बनता है कि वहां पर तोड़ करके मस्जिद को मंदिर बनाया गया, ये सभी जानते हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ये बात नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं आपकी मंदिर से मस्जिद तोड़ दी जाएगी, मंदिर बनाया, ऐसा तो कहीं कोई भी नहीं कह रहा है और सभी को कोर्ट पर ही भरोसा है, कोर्ट के आदेश का ही सभी को इंतजार है, ना कि कोई अलग से कोई कार्य करने जा रहा है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा से कोर्ट को मानते आए हैं और वही कोर्ट के आदेश की बात, तो फिर जब कोर्ट ही ये सारे काम कर रहा है, यहाँ पर किसी का कोई पक्ष नहीं है और कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर रहा, ये कोर्ट की बात है। कोर्ट ने जब उसमें चाहा तो 1991 में स्टे लगाया और जब चाहा तो 2019 में उसको लगा होगा कि उसे दोबारा से उसमें सुनवाई करनी चाहिए, तो 2019 में फिर से सुनवाई शुरू हो गई और आज उसका ही परिणाम है कि कोर्ट उसमें कोई साक्ष्य ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है, खोजना चाहता है और मिला या नहीं मिला ये हमें अब कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा, दिखाई देगा। तो ये बात की बात है, लेकिन हमें ये नहीं करना है कि हम पहले से ही बोल दें नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, साक्ष्य ना मिले या फिर वहां पर ना जाया जाए, इसका कितना भरपूर प्रयास किया गया ये आप भी जानती है। तो अगर कोई बात ही नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं और आप इन चीजों पर कहीं कोई गिला और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको वहां पर रोकने की क्या आवश्यकता, क्योंकि कोर्ट कर रहा है ना, कोर्ट अगर अपना काम कर रहे हैं तो उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में कोर्ट है और नहीं है तो इस की बात और कोई है ही नहीं। अगर हमारे यहाँ पर कोई साक्ष्य निकल रहा है, क्योंकि 1991 का जो पूरा का पूरा कानून है वो कहता है कि जब आप कोई कानून पूरा पढ़ रहे हैं, आप केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए आधा कानून यूज नहीं कर सकते, आपको पूरा कानून पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा कानून 1991 का यही है कि ठीक है जो 47 यानी कि 1947 से पहले था या फिर उसके बाद था, उसमें आप बिल्कुल भी कहीं कोई स्थान पलट नहीं सकते, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे चल के किंतु लगा करके उसमें कानून बनाया कि एक ये कानून है कि अगर 100 वर्ष से पूर्व कि अगर कोई साक्ष्य उस स्थल पर मिल रहे हैं तो फिर 1991 वहां लागू नहीं होता है। तो ये स्वीकार होना चाहिए सभी को, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आधा कानून नहीं बोलना है, पूरा उसको पढ़ना है। और अगर कोर्ट की आप 1991 की बात कर रहे हैं और उसमें मान रहे हैं तो आज भी कोर्ट वही है और कोर्ट एक्ट कभी भी लगा सकती है और बदल भी सकती है, तो इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, स्वीकार होना चाहिए। अगर पक्ष कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में कर रहा है तो हिंदुओं को स्वीकार मुसलमानों को होना चाहिए, मुसलमानों के पक्ष में कर रहा है तो हिंदू भाइयों को होना चाहिए। इसमें कहीं कोई लाग लपेट की बात नहीं है और इसमें कोई भी हंगामा मचाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो इस पक्ष को ना उस पक्ष को। चलिए वापस आती हूँ। विवेक जी, अभी तक जितनी चीजें इस पूरे मामले में आई हैं और लगातार चली आ रही हैं, किस तरह से इसको लेते हैं? पूरे पैनल को देखिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने ज्वलंत विषय पे आपने भारत के इतिहास के साथ वर्तमान को प्रभावित करने वाले विषय पे लोगों को आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि ठीक है, कोर्ट की बातें हैं, दो धर्मों के मध्य जिस तरीके से धार्मिक
मुद्दों को लेकर के लड़ाई और जंग छिड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की मुझे लगता है वर्तमान में आवश्यकता है कि किस परिपाटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि किस परिपाटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम अपने धर्म के किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी मुस्लिम धर्म को या किसी दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हमें ये समझना पड़ेगा कहीं ये परिपाटी कल को हमारे ऊपर पलट के ना आ जाए कि बौद्ध खड़े हो जाएं और वो ये पूछे हमसे कि जो स्तूप उनके 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए गए थे उनको किसने नष्ट किया। सवाल जायज है, सवाल लाजमी है। सोशल मीडिया अगर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, तो सोशल मीडिया पे ये हवा, ये चिंगारी भी भड़कने लगी है। अगर हम आज ज्ञानवापी की बात करते हैं, जन्मभूमि की बात करते हैं, वो दिन भी दूर नहीं है जब बहुत जल्दी पुष्यमित्र शुंग को भी पढ़ेंगे, उन्हों की भी बात की जाएगी, शशांक की भी बात की जाएगी, और बहुत जल्दी उन राजाओं की भी बात की जाएगी जिन्होंने अपने ही देश में राज करते हुए हिंदू मंदिरों को तोड़ा। कल वो भी खड़े होंगे, आप यकीन मानिए। ये जो परिपाटी कायम की जा रही है अपने इतिहास से जुड़े हुए अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने की, बहुत जल्द वो दिन भी आएगा कि बौद्ध खड़े होंगे और कहेंगे कि हमारा इतिहास किसने नष्ट किया, और उन हिंदू राजाओं को किस प्रकार से वो कहेंगे। ये क्लेम आएगा बड़ी जल्दी कि मंदिरों को खोदो, नीचे बौद्ध स्तूप पाए जाएंगे। मुझे लगता है आज के समय में सबसे ज्यादा, आप कोर्ट के विषय पे कह रही हैं तो कोर्ट का एक अपना एक विधिक विधान है, कोर्ट के मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत समझने की आवश्यकता है जो परिपाटी आप केंद्रीकरण कर रहे हैं, इस परिपाटी का कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के घर पे पत्थर फेंकते आपके शीशे के घरों पे भी पत्थर चलने लगे। और उससे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरह से आप किस समय इन चीजों को ला रहे हैं। जिस समय महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की भर्तियां, सबसे बड़ी बात है एसआई, यूपीएसआई की भर्ती, 9,000 उत्तर प्रदेश के एसआई भर्तियों की हालत देख लीजिए, बेचारे इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी में भगवान प्रकट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि समय के साथ समय की जरूरतों को समझते हुए उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए, न कि धार्मिक। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप में जो लोग हैं वो तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, कोर्ट जाने वालों को आप रोक नहीं सकते, कोर्ट में अपील करने वालों का अधिकार है, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के लड़ना चाहे लड़े, लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर के दो संप्रदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं तीसरा एंगल भी दिखाई देता है जिस एंगल को लोग देखना नहीं चाह रहे। और यकीन मानिए बहुत जल्दी जब वो एंगल सामने आएगा तो आप मेरी इस बात को याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि वो कुछ लोग जाएं कोर्ट में और ये कहें कि हिंदू मंदिरों को खोदा जाए, हिंदू मंदिरों के नीचे अवशेषों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि वहां पे बौद्ध संप्रदाय दफन है। ठीक है विवेक जी, आपकी बात ये व्यक्तिगत मत है, बिल्कुल हो सकता है, और दूसरे मुद्दे भी आपने बताया बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो देश में ये जो धर्म युद्ध हम देख रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। देखिए इसको बहुत ऐसे लेना चाहिए कि कोई भी आहत ना हो, और ये इंटेंशन भी नहीं है। मैं इसे धर्म युद्ध नहीं मानता, मैं इसे धर्म युद्ध नहीं मानता, ये राजनीतिक युद्ध है, ये राजनीतिक युद्ध है। वरना अगर सरकार चाहती इन मुद्दों को बिना इस तरीके से हवा दिए, इन मुद्दों को बिना इस तरीके से सोशलाइज किए बिना भी इन मुद्दों पे लड़ा जा सकता था। लेकिन आज के समय जिस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे आसीन लोग, और सबसे बड़ी बात संवैधानिक पदों पे कारित लोग जिस तरीके से इन मुद्दों का राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं, इसे आप धार्मिक धर्मयुद्ध का, मुझे नहीं लगता इसे धार्मिक धर्मयुद्ध की संज्ञा से परिभाषित करना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। प्राची जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? सबकी अपनी अपनी राय अलग अलग है। देखिए ये तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जब भी कोई मुद्दा होता है अगर हिंदू हितों से रिलेटेड है तो मैं कांग्रेस को देखूं या अन्य पार्टियों को जो लेफ्ट की विचारधारा से ग्रसित हैं, इनका यही मानना होता है कि जो हिंदू है वो कभी विक्टिम है ही नहीं, जबकि इस देश में दो गुटों में कभी लड़ाई नहीं होती। एक गुट मार खाने वाला है और एक गुट मारने वाला है, और सब जानते हैं। और ये अपीजमेंट जब तक नहीं जाएगा ना, हिंदू हितों की बात ही नहीं होगी। मेजॉरिटी 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 करके उसको दफन कर दीजिए। जैसा कि ये मान्यवर कह रहे थे कि हिंदुओं ने बुद्धों के जो स्तूप है वो गाड़ दिए जमीन पे, मंदिर बना दिए। कोई एक एग्जाम्पल दें। और ये जो मनगढ़ंत इतिहास जो ये वामपंथियों को पढ़ाते हैं, इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी मुद्दा ये है, कह रहे हैं कि पार्टी का विशेष मुद्दा। आप ये बताइए कि वो जो वहाँ की बनारस की जो आम जनता है, उसे भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी से क्या करना है, ये बताइए। तो वो जो आम जनता खुश होकर आई है शिवलिंग के मिलने पर, वो क्या मनगढ़ंत बात है? मतलब अगर किसी का इंतजार खत्म हो गया है, किसी का इतना बड़ा टीका लगा लेने से ये और बातें दूसरी करने से आपका दुगल्लापन नहीं मिट जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर बातें कर रहे हैं, यहाँ पर आप कम्युनलाइज कर रहे हैं
चीजों को जानबूझ के। आपको ये होना चाहिए था कि देखिए मैं किसी भी पार्टी का हूँ, किसी भी विचारधारा का हूँ, लेकिन इस वक्त जो खबर आई है वो बड़ी अच्छी है, शांति से इसको बैठकर निपटाना चाहिए। इसको एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं ये देख रही हूँ कि आपको यहाँ पर कहना चाहिए कि देखिए जो मिला है वो खुशी की बात है, जो अदालत का निर्णय होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अगर ये भी कह रहे हैं कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, अरे एक बात बताइए, एक लुटेरा घसोटा आता है इस देश में, वो कब्जा कर लेता है जगह जगह। यहाँ मजार, आज भी उस आइडियोलॉजी पे लोग मजार बना ले रहे हैं रोडों में। एक व्यक्ति आके नहीं कहता कि इस मजार के अंदर क्या क्या है, मतलब ये मजार कैसे बन गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन। आप उसको हटा दीजिए, बनाने में कुछ नहीं है। जहां पर श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हरियाणा में, वो पानीपत पे, वहां पर मजार बन गई है मंदिर के अंदर, लेकिन उसको अगर हटाने जाएंगे तो उससे बवाल होगा, चुपचाप बना दी जाएगी। ऐसे ही कब्जे होते हैं क्योंकि हिंदू जो है वो मौन रहता है, क्योंकि बाकी जो काम है विपक्षी नेता कर देते हैं और पक्षी नेता भी कर देते हैं। सांप देखा अपीसमेंट की राजनीति के चलते जो रोड का जो एक हिंदू है ना, जिसे कह रहे थे कि शीशे के घर, कौन से गरीब इंसान के शीशे के घर हैं? शीशे के घर में तो अखिलेश यादव रह रहे हैं, शीशे के घर में तो सोनिया गांधी रह रही हैं। बाकी जो है ना फकीर लोग, उनके पास इतना नहीं है जो आप ये कह रहे हैं। कंक्रीट का चलता है इंडिया में, ये बातें कहने में, ये जो उर्दू वुड है ना, इसकी परिभाषा से आप बाहर निकलिए। ये कोई किसी के शीशे के घर नहीं है गरीब इंसान के। तो आप जो कह रहे हैं, आपको आम जनता से पूछिए, बनारस की, इस देश की जनता से पूछिए जो अपना सब कुछ निछावर करके रोड पे आई है और ढोल नगाड़े बजा रही है। वो गरीब इंसान का क्या लेना देना? वो कोई पार्टी का अध्यक्ष है क्या, पार्लियामेंट का है क्या, उसके चाचा कोई अध्यक्ष है, या कोई पार्टी की घर की पार्टी चल रही है कि चाचा कुछ है, बेटा कुछ है, बेटा बाप को धक्का दे देता है मंच पे, और जिस आदमी ने हाथ पकड़ के समाजवादी बनाई उसको, उनको नीचा दिखाते हुए वो अपने आप को अध्यक्ष बना लेता है। इस तरह की चीजें, इस तरह की जो सोच है आपकी, वो आई थिंक अच्छी नहीं है। और इस समय हमें सबको खुश होना चाहिए और इसको शांति से, जैसे एंकर महोदया ने कहा कि इसे चुपचाप समझदारी से निपटाने का ये विषय है और ये कोर्ट में है, और इसलिए जो कोर्ट का निर्णय हो वो मानना पड़ेगा। और जो साक्ष्य में, कोर्ट आपकी विचारधारा से नहीं चलता, कोर्ट साक्ष्य से चलता है। जो जनता है उसी ने मुकदमा करा है, जनता ही मुकदमा कर रही है। जो मिसेस सिंह है, उनका तो किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, वो जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। अगर मैं कोई याचिका लगाती हूँ, मैंने उत्तराखंड में ड्रग्स के लिए याचिका लगाई थी कि बच्चे ड्रग्स पी रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो क्या मैं कोई पार्टी की हो जाती हूँ? जी नहीं। ये हमारा देश है, हमारी अपनी अपनी विचारधारा है। कोई किसी चीज में काम करना चाहता है, कोई रिलीजियस एक्टिविज्म करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो आप यहाँ बैठ के जो एजेंडा चला रहे, दैट इज नॉट गुड। आपको ये होना चाहिए कि ये जो भी हो रहा है, अगर आप किसी अन्य पार्टी के किसी नेता को देखें, अगर कुरान की बात हो जाए तो वो कहते हैं मैं पार्टी का नेता बाद में हूँ, लेकिन मैं कुरान की बेदबी होते हुए नहीं देख सकता। और ये यहाँ पर विश्वेश्वर टेम्पल जो है, जिसको खुद पार्टी प्रतिपादी बनाया गया है, वो जहाँ पर साक्ष्य मिल गए हैं, जो तोडरमल ने जिसका निर्माण कराया है, अहिल्याबाई माँ होलकर ने दोबारा से नए टेम्पल का निर्माण कराया है। ठीक है, उनको सोचिए, उनको कितना दुख हुआ होगा। आज एक टेम्पल के ऊपर गुम्बद रख देने से उसको हटाने की बात होगी तो इतना दुख हो रहा है लोगों पे, लेकिन जब वो जिस समय वो बलपूर्वक लिया होगा, सोचिए उस समय वो हिंदू क्या सोच रहा होगा, उस बहुसंख्यक के मन में क्या हो रहा होगा। बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया जुड़ गए हैं। जयभान सिंह पवैया जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मुझे लगता है जो कुछ भी ज्ञानवापी को लेकर चल रहा है इस देश में, आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और जिस तरह से एक मैसेज आया, ये बिल्कुल सही बात है कि कोर्ट का जो भी निर्णय है हम उसे स्वीकार करें। कोई भी ऐसा मैसेज पास आउट ना हो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपने भी कुछ बातें कही हैं, क्या कहेंगे? हेलो, जयभान सिंह पवैया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। जी, मेरा प्रश्न सुना सर? हाँ, ऐसा है कि ज्ञानवापी मामले में मैंने ये कहा है कि ये एक इतिहास में अवसर ऐसा आया है कि भारत का मुस्लिम समुदाय अगर काशी और मथुरा के सत्य को स्वीकार करके 2 कदम आगे आकर पहल करे और हिंदुओं के आस्था केंद्रों को सजाए अदालत के सौंपने की उदारता दिखाएगा, तो सद्भावना की एक गहरी नींव भविष्य की पीढ़ियों के लिए पल सकती है।
मेरा सोचना ये है कि कोई विदेशी आक्रांता, कोई खूनी आक्रांता कुछ निशानियां छोड़ गया भारत में अत्याचार की, उन निशानियों के लिए लड़कर हम देश को कहां ले जा रहे हैं? बिल्कुल। हर मामला 110 करोड़ हिंदुओं की सनातनी आस्था का हम अदालत में घसीट कर ले जाएं, इससे जन मन पर प्रतिक्रिया होती है। देश में सद्भाव का वातावरण कभी तैयार हो नहीं सकता। राम जन्मभूमि मामले में बहुत बड़ी चूक हुई। उन्हें पता था कि हम अदालत की चौखट पर मात खाने वाले हैं, और अभी भी पता है कि ज्ञान वापी और मथुरा के मामले में आपके पास कोई तथ्य नहीं है। भगवान की मूर्तियां बनी है, हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, नंदी जी मुख करके उस वक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं शिवलिंग की। सर्वे टीम की रिपोर्ट आने के बाद में वो नंगा सच पूरी दुनिया के सामने आने वाला ही है। इसलिए समय रहते क्यों न सदाशयता दिखाई जाए। और इसलिए मेरा सोचना ये है कि जो वर्तमान भारत है वो परतंत्रता की अत्याचारों की निशानियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्रतिक्रिया जनमन में होती है तो कल को 3 नहीं तो 30,000 जैसी आवाजें देश में उठे, ये ठीक नहीं होगा। हम विश्व गुरु के सिंहासन की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में इस देश से प्रेम करने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत का सद्भाव बिगड़े, भारत में शांति भंग हो। और वैसे जैसे मुट्ठी भर लोग ये पूरी की पूरी कौम को अपनी हवस बुझाने के लिए औजार बनाना चाहते हैं, क्यों पूरे मुसलमान उनके हथियार बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। और इसलिए मैंने समझदार लोगों से अपील की है कि ज्ञान बाती के मामले में और उससे भी आगे बढ़कर मथुरा के मामले में ये पहल की जानी चाहिए। देश के हित में होगा और मुस्लिम समाज के लिए भी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उनके भी हित में होगा। ये मैंने आज कहा है। जयभान सिंह पवैया जी, एक बात और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से देखिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंदिर है या मस्जिद है या क्या चीजें हैं, ये वो डिस्क्लोज नहीं करते। जब तक उनका निर्णय नहीं आता, हम ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष पीछे हट जाए या वो उनको समझदारी दिखाना चाहिए। मैं बहुत इसलिए ये सवाल कर रही हूँ कि हम नहीं चाहते किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन जब तक कोर्ट नहीं कह दे, हम किस तरह से इस चीज को कहें? बात नहीं कहा कि हम काशी विश्वनाथ जी के स्वयं भू ज्योतिर्लिंग के मामले को, आस्था के मामले को अदालत की चौखट में क्यों घसीट रहे हैं? हर बात अदालत में हम ले जाएंगे एक समाज विशेष की आस्था के केंद्रों की। इसलिए मैंने कहा है कि ये समय है जब सोचना चाहिए और खुद पहल करनी चाहिए। ये क्या दुनिया के लोग जानते नहीं है कि किसी मस्जिद में कमल के चिन्ह नहीं होते हैं, शंख के चिन्ह नहीं होते हैं, मूर्तियां नहीं होती है? इस्लाम खुद कहता है बुत परस्ती वो नहीं मानता है, लेकिन उसमें बुत दिखाई दे रहे हैं। जो नाम है मस्जिद का, वो नाम तो संस्कृत का है, ज्ञान वापी। वो कैसे मस्जिद हो सकती है? यही बाबरी ढांचे के बारे में वर्षों तक मुकदमा खिंचवाते रहे और भ्रम पैदा करते रहे। मेरा भाव आप समझिए कि हर चीज को कानून और संविधान का नाम लेकर जो अत्याचार की निशानियां, उससे घाव हरे रखना क्यों चाहते हैं ओबीसी जैसे लोग? उन लोगों के शिकंजे से बाहर आना चाहिए पूरी की पूरी कौम को। इसलिए मैं कानून के आधार पर तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक अवसर की बात कही है, और ये अवसर हाथ से गंवाना मुस्लिम समुदाय के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं। मैं उनको गुजारिश करूं या आगाह कर रहा हूं, मेरे भाव को इस तरह से समझिए। ठीक है, चलिए जयभान सिंह पवैया जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा मुझे किसी की बात नहीं सुननी, ना मुझे किसी का कोई पक्ष है, मैं सिर्फ अपनी एक व्यक्तिगत राय दे रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि जो चीज़ें वहां से मिली हैं, जो चीज़ें वहां से आई हैं, जो वहां की दीवारों पर है, जो अब तक की चीज़ों में सामने आया है, वो ये दर्शाता है कि मंदिर था। और आने वाले समय में कोर्ट का जो निर्णय होता है, मुस्लिम पक्ष इसे बहुत पॉजिटिवली
जिम्मेदारी ले और उसका सहयोग करे, एक सद्भाव की मिसाल पेश करे, ये उनका भी एक कहना है। चलिए ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहता हम और आप कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत जल्दी से विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से अपनी बात रखिए। थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरी मित्र अभी कह रही थी कि इतिहास का इनको उदाहरण चाहिए, तो मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ मित्रों को, हुनों को, शशांक को 682 ईस्वी पूर्व पल्लव राजा नरसिंह वर्मन को 8वीं शताब्दी में बंगाली सैनिकों ने जिस तरह से विष्णु मंदिर को तोड़ा, 9वीं शताब्दी में पौडियन राजा सरीमारा को, और 11वीं सदी में चोला राजाओं के पड़ोसी चालुक्य कलिक राजा पालाओं की मूर्तियां जिस प्रकार से उन्होंने खंडित करी, इतिहास पढ़ लीजिए। बात पूरी हो जाए। मैंने चालुक्य को भी पढ़ लीजिए, 10वीं शताब्दी में राजपूत राजा इंदिरा को भी पढ़ लीजिए, कश्मीर के लोधरा राजवंश मुझे ना विवेक जी कोई व्यक्तिगत मत तो नहीं है मेरा, विवेक जी कोई व्यक्तिगत मत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें अभी इस वक्त कहने की है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। आपने सवाल उठाया, मैंने आपको इतिहास बता दिया। सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, सुन लीजिए। नहीं, आपने इतिहास, आपने सवाल। एक मिनट प्राची जी मुझे मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। प्राची जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट नहीं, मेरा सवाल प्लीज, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने दूंगी। मुझे ये बताइए, बहुत स्पष्ट बात है कि जिस तरीके से हम जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती होगी। आपने बोला कल को ऐसा ना हो कि जो बौद्ध स्तूप है वो लोग भी आ जाएं, कह दे कि इन्होंने हमारा मंदिर तोड़ के ये तमाम चीजें की। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी इस वक्त पे इन तमाम बातों का क्या मतलब है। अभी तो हम ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद पर हैं, हम उन चीजों को और क्यों कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी वर्ग को ठेस पहुंचे। क्योंकि आप जिस समय ज्ञानवापी मंदिर की बात कर रही हैं, उस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस समय हम डिबेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चालू है। इसके अलावा जज हैं, वकील हैं सर, आपको भी तो हमारा भी तो पक्ष सुनना चाहिए। आपको आम इंसान का भी तो, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको एक आम जनता मुझे लगता का भी तो पक्ष सुनना मुझे चाहिए। लगता है डिबेट करने का एक शिष्टाचार, एक मर्यादा और एक तरीका होता है। प्राची जी, अभी आपने एक सवाल पूछा कि आप जज हैं या वकील हैं, तो बिल्कुल प्राची जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उन्हें उनका पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद मैं आती हूँ। प्राची जी प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरा, उन्हें बोलने दीजिए। आप जो पूछ रही हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिना जाने केवल बोलना अच्छा नहीं है, बोलने के साथ कुछ पता होना चाहिए। बोलने के बाद मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब मैंने कहा जिस समय हम डिबेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चालू है, इसी के पैरेलल जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि के भी उसके वहां पे नमाज पर रोक लगाने की याचिका दायर हो चुकी है। मेरा सिर्फ ये कहना है, कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए। उसका जिस तरह से सोशल मीडिया पे बाकायदा स्लोगन चल रहा है, जिस तरह से बाकायदा एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, मैं इसको अनुचित पूर्ण मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोर्ट कोई आदेश देगा तो कोर्ट की जिस तरह से अयोध्या प्रकरण में आपने देखा कि कोर्ट के आदेशों का परिपालन किया गया, उस तरह से यहाँ भी परिपालन किया जाएगा। मुझे लगता है कि लेकिन सोशल मीडिया को आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से केवल और केवल नफरत फैलाने का एजेंडा चलाया जा रहा है। जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया। आप भी तो लड़ा रहे हैं यहाँ पर, आप भी तो केवल मुद्दे पर बात कर सकते हैं। आप ये कहाँ पहुँच गए हमारे बौद्ध तो हमारे ही है ना, तो आप बौद्धों से हमारा कुछ होगा तो हम उनसे बात कर लेंगे। बता दीजिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के अनुसार शिवलिंग के कितने प्रकार होते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। चलिए, विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मैं कोई आप नहीं है ना, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये बता दीजिए। नहीं, आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं देखिए प्लीज बहुत संवेदनशील मुद्दा, इस तरह से बात नहीं होती है। जिस मुद्दे पे बात करना है वहाँ से कुछ और चीजें चली जा रही हैं। प्लीज, ये तरीका डिबेट का नहीं होता। पहली बात, ये तरीका प्लीज संवेदनशील मुद्दा है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। हम अपना वक्तव्य रखें, हम अपनी बात रखें कि आखिर जो हो रहा है उस पर आगे क्या हो सकता है, उसे कैसे स्वीकारें, कैसे क्या होगा। ये बात तो हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। कोर्ट कह देगा मस्जिद है तो मस्जिद ही बनेगी, कोर्ट कह देगा मंदिर है, मंदिर बनेगा तो मंदिर ही बनेगा। हम क्यों इतना डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं? तो इनको सबसे ज्यादा कष्ट होने लगता है, ये अपने आप को श्रेष्ठ हिंदू साबित करने पे लगी है। हम क्या है भाई? अच्छा चलिए, आप दोनों जन चुप रहिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक मिनट प्राची जी, कंचन जी काफी देर से वेट कर रही है। एक मिनट प्लीज। नहीं देखिए, गलत बात, मैं बोलने नहीं दूंगी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। कंचन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। ये जो थोड़ा सा टूटू मैं है, अगर शिव की बात हो रही है तो शिव, ये जो प्रमाण है काशी के और ज्ञानवापी के, ये स्कंद पुराण में भी आते हैं, शिव पुराण में भी आते हैं और पद्म पुराण में बहुत अच्छे से आते हैं। शायद ही हमारे सपा के भैया को मालूम नहीं होगा, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और यही बौद्ध की अगर आप बात कर रहे हो तो हमें लगता है कि आपको
थोड़ा सा कम नॉलेज है कि जो सनातन है वो सनातन से है, जो हिंदू धर्म है वो बहुत धर्म ही नहीं है। पहली बात तो वो सनातन शब्द जिसके लिए यूज करते हैं वो है, और उससे पहले कुछ नहीं हुआ है। ये जो मुस्लिम लोग आए और इन्होंने हमारे धर्म पर आक्रमण किया, ये सब बाद की चीजें हैं। बौद्ध भी हमसे ही निकले हुए हैं और हमारे भी धर्म से परंपरागत तरीके से निकले हुए, कोई अलग से नहीं है। जो आप बोल रहे थे कि मंदिर तोड़ करके उनका बना दिया गया, कुछ नहीं है ऐसा। आप ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके की बातें डिबेट में कृपया ना करें। अगर आपको जो ग्रंथों में दर्ज है उसको तो हम पलट नहीं सकते। एक बात मैं आपके बीच में नहीं बोली, निवेदन करूंगी राखी जी ऐसे मेरे बीच में ना बोले। रही बात सरकार की, बीजेपी की, यहाँ पर बीजेपी का या पार्टी का राजनीति का कोई रोल नहीं है। याचिका दायर 5 महिलाओं की तरफ से हुई है। वो 5 महिलाएं जो गौरी श्रृंगार करना चाहती थी और वो जाकर के उन्होंने याचिका दायर की। यहाँ पर पार्टी और सरकार का कोई मंतव्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर एक जनता की 5 महिलाएं हैं और यहाँ पर कोच है, तो यहाँ पर भाई बीजेपी को हर तरीके से बदनाम करना ये ठीक बात नहीं है। बीजेपी का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई बड़े नेताओं का कोई बहुत बड़ा बयान नहीं है, पर सब लोग यही बस हाँ अगर शिव निकलते हैं तो ये तो सनातन के लिए, जो भारत में रहता है उसके लिए एक प्रमाणित बात है कि तमाम जपानी नमाज हरे मोहम्मद गान मान हर तो शिव है। अगर ये बात उनके लिए भी निकल रही है तो ये जो हमारे अब्दुल कलाम साहब जैसे जो मुसलमान है वो लोग भी इस बात से प्रसन्न होंगे। मुझे लगता है कि बहुत विचारणीय बात है कि जहाँ पर वो लोग मूर्ति पूजक नहीं है और अगर उनसे तथ्यों को निकलता है, साक्ष्य निकलता है कि वहां पर मंदिर के साक्ष्य निकल रहे हैं जो कि अभी प्रमाणित नहीं है, अदालत बच्ची लेकिन फिर भी निकल रहे हैं, तो फिर उनकी तो साढ़े 300 वर्षों से जो वो नवाजिश कर रहे हैं वो बेकार हो जाएंगी। ये सोचने वाली बात है, थोड़ा विचारणीय बात है। इसमें कहीं कोई तर्क की बात नहीं है, कहीं कोई इस तरीके की लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, बस विचार करने की बात है। और अगर हमसे कोई गलती हो रही है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तो फिर हमें वो स्वीकारने की बात है, संभालने की बात है। यहाँ पर लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है और सरकार को तो बिल्कुल बीच में मत लाइए, ये कोर्ट का मामला है। चलिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये अभी विवेक जी कह रहे थे धर्म युद्ध नहीं है, ये तो इसको बना दिया है राजनीतिक रूप से। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं पहले भी ये लगातार इन चर्चाओं में बैठ रही हूँ, और यदि हम राजनीतिक रूप से जाएं ना तो मुझे फिर ये सवाल, क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है इस सवाल का, पर फिर भी मैं इसलिए निकालूंगी क्योंकि बार बार बात आ रही है राजनीतिक रूप से। तो भैया पहले की सरकारें क्या सो रही थी क्या? तब नहीं समझ में आ रहा था? अभी ये जो चीज़ निकल कर आई है, जो हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कोर्ट को निर्णय देना है। जो आ रहा है, जो हो रहा है, जो इतिहास कह रहा है उसको चलने दीजिए, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। लेकिन यदि राजनीतिक रूप से चलेंगे तो फिर क्या वाकई में पहले की सरकारें सो रही थी, तब कुछ नहीं हुआ, तब नहीं बोला गया, तब करने की चाहत नहीं थी? तो राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि राजनीतिक रूप से चलेंगे तो फिर बहुत सारे लोगों का नाम आएगा और फिर मुझे भी यहाँ बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, अब प्राची जी पहले आप अपनी बात रखिएगा, कह रही थी कुछ। मैं बोलूंगी तो ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कभी किसी मुस्लिम के पूछते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलेंगे तो विवेक जी नहीं बोलेंगे, विवेक जी बोलेंगे तो आप मत बोलिएगा प्लीज। बिल्कुल, लेकिन नीति टिप्पणी नहीं होगी। अगर किसी कोई मुस्लिम बैठा होता है तो कोई मौलाना कहता है कि ये आयत तुम बताओ, ये आयत बताओ। अब ये मुझसे पूछे शिवलिंग के प्रकार कितने हैं, ये नहीं देख रहे कि मेरी आस्था कितनी है। मुझे और मंत्र आते हैं, दूसरे मंत्र आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ मैं पंडिताइन बन के थोड़ा बैठी हूँ। मैं अपनी आस्था बता रही हूँ, लोगों की आस्था बता रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ। मैं थोड़ी ना बैठी वहाँ पर पॉइंट्स लेकर कि मुझे ये बोलना है। कोई मैं यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने नहीं आई हूँ। आपकी विचारधारा राजनीतिक, आप वामपंथियों के गड़े हुए इतिहास को, झूठ को सच बताइए। आपके हिसाब से तो महाराणा प्रताप भी युद्ध हार गए थे, जबकि वो युद्ध हारे नहीं थे, जीते थे। आपके हिसाब से तो जो अलेक्जेंडर था वो भी यहाँ आके जीत के गया था, जबकि राजा पोरस ने उसको हराया था। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है। आपके हिसाब से तो हमारा इतिहास जो है 5,000 साल पुराना ही है, जबकि लाखों साल पुराना इतिहास है। और IIT मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक सनातनी बन के पैदा हुई हूँ और मेरी आस्था है इसमें। और मैं चाहे कोई कार्य क्षेत्र में हूँ, मुझे अपनी आस्था पे, जैसे अन्य धर्मों के लोगों को उनको कुछ पता हो ना पता, अपनी आस्था पे यकीन होता है। वैसे ही जैसे हमें अपने माता पिता पे यकीन होता है, वैसे ही हमें अपनी आस्था पे यकीन है। अगर वहां पर हमारा शिवलिंग है और दीवारें चीख के प्रमाण कर रही हैं, जो लोग हैं, जो मौखिक तौर पे इतिहास बताया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जबकि वहां के तो मुसलमानों ने ये भी कहा कि औरंगजेब नहीं, बाबर के समय पे भी हुआ है। तो आप ये सोचिए, वो खुद बता रहे हैं अपने मुंह से, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है वो भी बता रहे हैं नहीं औरंगजेब के समय नहीं, वो तो बाबर के समय पे भी हुआ है। इतनी बार वो मंदिर तोड़ा गया है। हमारे सोमनाथ में तो कितनी बार आक्रमण हुए हैं।
आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि आप थोड़े से वोट बैंक के लिए जो खुद टीका लगा के आते हैं, इस तरह की बातें यहाँ पर लड़ाने में आप क्या चाहते हैं कि हमारे बौद्ध हमसे लड़ाई कर लें, हमारे बौद्ध हमसे लड़ जाएं, कोई इस देश में नए नए विवाद हो? मतलब इस देश को जोड़ना एक पार्टी के रूप में आपका काम है कि मौलाना मुलायम की पार्टी चलाते रहेंगे? सॉरी, माफ करिएगा, मैं भी एक समाजवादी परिवार से आती हूँ, मेरे पिता भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो समाजवादी तब होती थी ना, सड़क पे चलने वाले लोगों की समाजवादी, वो आज नहीं है। आज एक पार्टी, आप लोग एक पार्टी जो है ना, घर की पार्टी बन के रह गए, और यही विचारधारा आपकी लोगों से आपको अलग कर रही है, आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्राची जी बस ठीक है, विवेक जी बोलिए। बड़ा अच्छा इन्होंने वक्तव्य अपना दिया है। हालांकि मैं इनसे पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि भाषा की एक मर्यादा और डिबेट की एक मर्यादा होती है, जिसमें मुझे लगता है पर्सनल आलोचना से बचना चाहिए, जैसा कि ये कर रही थी। इतने निम्न स्तर की डिबेट में नहीं करता। और अभी अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये देखिए फिर बोल रही है बीच में, ये सही नहीं है। ये फिर देखिए बीच में बोल रही है, इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगा मैं। देखिए तरीका नहीं है। मैं चुप बैठा हुआ था, नहीं मैं चुप बैठा हुआ था। नहीं, आप मुझे ये नहीं बता सकती कि मुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं, सुन लीजिए, अगर सुनने की क्षमता ना हो तो बोला मत कीजिए। एक मिनट, क्या हो गया प्राची जी? प्राची जी प्लीज। आप खुद महिला हैं, आप देखिए मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, मैं इनसे कुछ बोल ले रही हूँ, हाथ जोड़ के इनसे ऐसे हाथ जोड़े मैंने इनको। तो आपको लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप दूसरे को ये कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए? आप दूसरे को ये नहीं कहेंगे महिला होने का मतलब कि दूसरे को आप ये कहेंगे कि आपको शर्म आनी चाहिए? शर्म आना और निम्न क्या नहीं, आप नहीं कह सकती, आप नहीं कह सकती। आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया। एक मिनट चलिए, आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया। देखिए, आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया। किसी को कोई अधिकार नहीं है डिबेट का स्तर तय करने का। डिबेट के स्तर का क्या स्तर है, क्या पैमाना है, वो तय मत करिए। वो मैं बैठ के यहाँ देख रही हूँ और मैं बहुत देर से बार बार बोल रही हूँ, एक दूसरे के बीच में इंटरप्ट मत करिए। सबको भरपूर समय दे रही हूँ, अननेसेसरली मैं इंटरप्ट नहीं करती हूँ। लेकिन प्लीज, ये मुझे लगता है आप सब सम्मानीय। मेरे लिए यदि विवेक जी आप सम्मानीय हैं तो कंचन जी भी सम्मानीय हैं, प्राची जी भी सम्मानीय हैं। अब ये तो आप लोग आपस में भी समझ सकते हैं कि हमें किसके लिए कितना बोलना है, हम किस मुद्दे पर हैं। मैं बार बार इस चीज को शायद बहुत बार बोल चुकी हूँ, हम एक ऐसे मुद्दे पर बैठे हैं जिस पर बहुत सोच समझ के बात करने की जरूरत है। व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। तो इस बात को कह भी रहा हूँ कि व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं बचना चाह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने का मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने का लाइसेंस मिल जाएगा महिला होने के नाते। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ अगर आप कहें तो। ऐतिहासिक रूप से सब लिखित है यहाँ पर, थोड़ा सा इसमें आप तैयारी करके आपको तो अच्छा लगता। बोलिए विवेक जी, अपनी बात रखिए। जी, ऐसा है कि देखिए, जिस समय हम अभी डिबेट कर रहे हैं, आप देखिए इसका राजनीतिकरण या इसका किस तरीके से इन सारे मुद्दों का सामाजिक वो किया जाता है। इसी समय हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी जी ने एक नई मांग कर दी है कि उन्हें जामा मस्जिद के नीचे खुदाई करने की अनुमति चाहिए, क्योंकि वहां पे भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है। मैंने अभी आपसे एक वक्तव्य दिया था, मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस कहा था कि सोशल मीडिया पे जो इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। आपको अगर किसी भी चीज की मांग करनी है, कोर्ट के दरवाजे खुले, आप न्यायालय जाइए, न्यायालय के सामने याचिका दायर कीजिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इन मुद्दों की आड़ में जो कुछ विशेष लोग अपने प्रोपेगेंडा को साधने में लगे हुए हैं, उन पे सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए कम से कम उनको निर्देश जारी करने चाहिए कि ऐसे वक्तव्यों से बचे। किसी भी समाज में जब आप रहते हैं तो दूसरे के धर्मों की या अन्य धर्मों की भावनाओं का भी सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने संविधान का। और मैंने सिर्फ एक बात कही जो मुझे लगता है कि थोड़ा समझने वाली बात है, गंभीरता से समझना भी होगा, कि आप ज्ञानवापी मुद्दे पे विरोध कौन कर रहा है। ज्ञानवापी मुद्दे पे मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी से कोई वक्तव्य आया है, अखिलेश जी ने कोई विरोधी बयान दिया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से अनर्गल टिप्पणियां चल रही हैं इन मुद्दों को लेकर के, उससे सरकार को तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कल को समाज में जहर बोने का काम करेंगी, विभेद पैदा करने का काम करेंगी। उस पर आप क्रियान्वयन नहीं करते। सरकार है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना, हमने क्या उसका आपत्ति दर्ज कराई है, हमने क्या उसका विरोध किया है? हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं अगर इतिहास में कोई चीज प्रमाणित हो रही है, न्यायालय बैठा है, न्यायपालिका उसके ऊपर संज्ञान लेकर के जो आदेश पारित करेगी उसका सम्मान किया जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। अयोध्या प्रकरण में जो आदेश आया उसका सम्मान किया गया, ज्ञानवापी में जो आदेश आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। खिलाफत कौन कर रहा है? तो मैं तो शायद शुरू से यही बोल रही हूँ। फिर पता नहीं विवेक जी आप चले गए थे, थोड़ा सा बौद्ध और स्तूप पे चले गए थे, जिसकी वजह से मैंने एक बात अभी भी कही, जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया
इस तरह के उदाहरण अगर आप अभी नहीं रोकेंगे, इस तरह के लोगों को अभी अगर नियंत्रित नहीं किया गया, तो यकीन मानिए कोर्ट के आगे चल करके ये लोग समाज में विभेद पैदा करने का काम कर देंगे। और जिस तरीके से केवल लोग धार्मिकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, धार्मिकता देखिए दिखाने की चीज नहीं होती। धार्मिकता आत्मचिंतन, आत्ममंथन से जुड़ी होती है, आत्मचेतना से जुड़ी हुई है। कंचन जी एक मिनट कंचन जी बोलिए, करवा लीजिए, क्योंकि इस तरह से ये बीच नहीं ठीक तो है, मुझे लगता है कि ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। कंचन जी क्या हो गया, बोलिए। देखिए राखी जी, जो बार बार ये बात कर रहे हैं ना, कोर्ट क्या आपने खिलवाड़ समझ रखा है क्या? कोर्टों की कोई भी जाएगा और कोर्ट उसकी सारी याचिकाएं बिल्कुल ही अमान्य कर लेगा, और जो भी बात करेगा कोई भी उसको स्वीकार कर लेगा। ये भारत में संविधान से चलता है। आपने बोल दिया सोशल मीडिया में कोई कुछ कर रहा है तो कोर्ट क्या उससे लग जाएगी? क्या समझ के रखा हुआ आपने? क्यों खिलवाड़ बना कर रख रहे हैं आप यहाँ पर संविधान का खिलवाड़ बना रहे हैं, वहां पर आप इतिहास का भी खिलवाड़ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप कुछ तो समझिए। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपके बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप क्यों बेमतलब की बकवास कर रहे हैं, बेमतलब की बातें क्यों कर रहे हैं डिबेट में बैठ करके? इसका कोई मंतव्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है जो आप बोल रहे हैं। कोर्ट है, अगर वहां पर कोई गलत याचिका लेकर के जाएगा, कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी याचिकानंद हो या फिर कोई भी नंद हो, उसे वो नहीं मान्य करेगी, क्योंकि ये संविधान से चलता है, तथ्यों से चलता है हमारा देश। इसलिए यहाँ पर ऐसे कोई काम नहीं हो सकते, और जो सत्य है उसे कोई भी स्वीकार करे ना करे, ये कोर्ट का फैसला है कि जो कोर्ट करेगी फैसला, उसे कोई भी ऐसा नहीं तो मान सकता। बाकी आप बाबरी मस्जिद की बात करें तो आपने कभी माना नहीं है, वो कोर्ट ने फैसला दिया, वो मानना पड़ा है आपको। आप तो हमेशा यही चाहते रहे हैं कि वो कभी हो ही ना। आपके बड़े नेता बाबरी की जब कोई एक अधिकारी बात करता है तो उसको आप निलंबित कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो आप इस बारे में तो बात ही मत करें, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है बात करने की। वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने साहस स्वीकार कर लिया? नहीं किया आपने कभी भी स्वीकार उसको। वो जो सत्य था वो आपको करना पड़ा है, वो करवाया है अदालत ने। इसलिए आप इतना शराफत मत दिखाइए यहाँ पर बैठ करके। और वही काम जो बाबरी में आपने किया वही आज भी आप कर रहे हैं। ये जो तोड़ने की बातें है ना, तोड़ने की बातें ये आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति इन चीजों पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो आप कर रहे हैं ये नहीं फैलाना चाहिए। ये हमारे भारत की संस्कृति और इतिहास का मामला है, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, या फिर जब हमारी कोर्ट इन चीजों पर संज्ञान ले रही है, हमारी पब्लिक इन चीजों पर संज्ञान ले रही है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और वो आपकी चीजें कभी रोक नहीं पाएंगे। आप अगर इस बारे में आ रहे हैं तो आपकी चीजें हैं जो बिगड़ रही है। इससे मैं चाहूंगी कि आप इन सारे मुद्दों पर ऐसे तरीके से बातें ना करें। ठीक है कंचन जी, ठीक है, एक मिनट। विवेक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बोल दूं, क्योंकि मुझे लगता है एक ऐसा विषय है जिसे बहुत सारे लोग सुनते हैं और बहुत एक प्रॉपर तरीके से मैसेज जाना चाहिए। देखिए, कभी भी कोर्ट ने जब भी किसी चीज़ की कोई मांग करता है, आज यदि ये बात हुई या ये याचिकाएं आई हैं कि भाई वहाँ पर मंदिर था, तो कोर्ट ने ये तो नहीं कह दिया या किसी ने ये तो नहीं कह दिया कि जाइए और उसको तोड़ दीजिए। प्रॉपर सर्वे हो रहा है, प्रॉपर साक्ष्य होंगे, प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई गई है, उसके बाद जो कोर्ट निर्णय देगा वो होगा। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि देखिए अभी इस परिपाटी को बंद करें क्योंकि चक्रपाणी महाराज है, वो कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के नीचे भी हिंदू देवी देवताओं के कुछ प्रमाण हैं। मैं कह रही हूं जिसको जो भी करवाना है वो उनकी व्यक्तिगत मत, उनको व्यक्तिगत याचिका लगानी है वो लगाते रहें। ऐसा तो नहीं है कि आज वो डिमांड करेंगे कल जाके कोई जामा मस्जिद को तोड़ देगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तमाम चीजें आएंगी, जांच होगी, ये एक दिन का काम नहीं होता, सब इस चीज को समझते हैं। और अब ये चलिए, यदि ये गलत परिपाटी भी है तो फिर आप दूसरे पक्ष को भी देखिए ना, जो इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तो सर्वे पे ही सवाल उठा दिए गए कि सर्वे ही मत करवाइए। भाई क्यों नहीं करवाएंगे? आपको किस बात का डर है? आज आपको भी मालूम है कि इस्लाम में क्या कहा गया है, मैं बार बार उस चीज को नहीं दोहराऊंगी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर फिर भी देखिए बहुत समझदारी की बात है कि यदि कोई चीज वहां थी और आपको पता है कि इस्लाम में वो चीजें नहीं हो सकती हैं, यदि कोई मंदिर है तो आपकी नमाज वहां नहीं हो सकती, कबूल नहीं हो सकता, फिर भी हो रहा था इतने सालों से। अभी भी मैं इस चीज को फिर डिनाई करूंगी। ये चीज मैं इसलिए कह रही हूं जो तथ्य अभी तक आए हैं, पर ये तो नहीं कहा कि प्रॉपर बहुत बड़ा शिवलिंग है और मंदिर ही बनेगा। ये तब सवाल उठेगा जब कोर्ट कह देगा कि हाँ मंदिर बनेगा, हाँ ये चीज मिली है, तब ये सवाल मानना जायज है। तो इस परिपाटी को खत्म करना है तो दोनों लोग खुद ही समझ लें। मुझे लगता है मुस्लिम वर्ग भी समझे, हिंदू वर्ग भी समझे। हम इस चीज पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को ना कहें जिसकी वजह से एक सद्भावना वाली बात कह रहे थे ना आप, सद्भाव वाली, वो चीज खराब हो। मैं समझ रही हूँ उस चीज को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए। अभी 20 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट किया है कि ज्ञानवापी मंदिर है। प्राची जी आ रही हूँ, बस एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए।
अभी 20 घंटे पहले का मेरा ट्वीट है, मेरे सोशल वॉल पे पड़ा हुआ है, आप शायद चेक कर सकती हैं। मैंने कहा, लिखा है उस पर कि ज्ञानवापी शिव मंदिर है जो लंबे समय से गंगे स्नान का शिवलिंग वहां पे इंतजार कर रहा है और यहाँ लोग उत्सव मना रहे हैं कि परिसर सील हो गया। तो मुझे लगता है कि किसी चीज को पहली बात तो कहने के बाद उन तथ्यों को सही तरह से समझने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात, आईएएस सूर्य प्रताप सिंह क्या विपरीत समुदाय के थे जिनके ऊपर सोशल मीडिया पे केवल लिखने की वजह से 7 एफआईआर हो गई। मुझे लगता है जब आप बात हिंदुओं की करते हैं तो निष्पक्षता होनी चाहिए उसमें। केवल कहने के लिए आप हिंदुओं को बरगलाने के लिए, नारे लगवाने के लिए हिंदू का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप किसी का वास्तव में किसी को न्याय दिलाने की बात करते हैं, किसी समाज की आप नेतृत्व करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है निष्पक्षता बहुत जरूरी है वहां पे, पहली बात। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि अयोध्या प्रकरण, तो अयोध्या प्रकरण पे आपको सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हालांकि ये प्रकरण बहुत लंबा खिंच गया तो लोग रिसेंट को याद रखते हैं, पिछली बातों को भूलते जाते हैं। सीए एनआरसी में भी आपने गोली चलवाई थी, पोस्टर्स लगवा दिए थे, किसी ने आपत्ति दर्ज की, जो आपत्ति दर्ज की वो कोर्ट ने की, और कोर्ट ने क्या आपत्ति दर्ज की वो बखूबी सबके सामने है। कोर्ट ने जिस तरह से पोस्टर्स हटवाए, कोर्ट ने जिस तरह से रिकवरी नोटिसों पे लगाम लगवाई वो आपके सामने है। मेरे से इतना कहने का मतलब है कि जब भी आप आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान के परिपाटी के बाहर जाकर के मनमानी करने का प्रयास करेंगे तो कोर्ट की फटकार जैसे कि पिछले कार्यकाल में भी लगी, इस बार भी लगी, लगती रहेगी। आप केवल इसलिए केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर आप कोई बयानबाजी करेंगे तो वो बयानबाजी सार्थक नहीं होगी। और रही बात, बार बार वही बात आप भी कर रही है, वही बात अभी थोड़ी देर पहले वो भी कह रही थी, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि इस तरह के जो धर्म विरोधी या किसी भी समुदाय विरोधी जो बयानबाजियां हैं, क्योंकि देखिए ये बड़े संवेदनशील मुद्दे होते हैं, ठीक है। अभी आप कह रहे थे कि राजनीतिकरण, कल देवेंद्र फडणवीस जी का अगर बयान आपने सुना हो ना सुना हो तो सोशल मीडिया पर उतना सुन लीजिएगा। आप जिस तरीके से वो बाकायदा विपरीत समुदाय को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है ज्ञानवापी अपनी जगह पे बाकायदा न्यायालय में एक लंबित वाद है, लंबित मुकदमा है, उस पर न्यायालय संज्ञान ले रही है। लेकिन जब इसको इस तरीके से सामाजिक रूप से इस्तेमाल करेंगे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे लगता है वर्गों के बीच में तनाव बढ़ना लाजमी है, जिसपे कि सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है। अच्छा, इस बयान पे क्या कहेंगे विवेक जी, जो कहा गया है कल, आपने भी सुना ही होगा मेरे ख्याल से, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कयामत से कयामत तक मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह। फिर क्या कौन है मैम, उनको गंभीरता से लेता ही कौन है? उनको, उनके समुदाय के लोग तो सुनते नहीं है, उनकी अपनी विश्वसनीयता तो कोई बची नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो कोई बची नहीं है। और रही बात, उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ कहना है, मैं तो कह रहा हूँ सरकार कार्रवाई करे ना उनके बयान पे। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? चलिए ठीक है, हम अगर विरोध करें, अगर समाजवादी पार्टी विरोध करे तब आप हम पे सवाल उठाइए। ठीक है। हाँ प्राची जी बोलिए। देखिए मुझे कुछ पॉइंट्स रखने हैं जो यहाँ पर जिससे गलतफहमी फैल सकती है। एक तो ये स्वामी चक्रपाणी महाराज का के बारे में जिक्र हुआ। एक हिंदू को या कोई अन्य समुदाय को अपनी बात कहने का हक है, क्योंकि सबको पता है आक्रांता आए, उन्होंने लाखों मंदिर तोड़े और कई लोग तो 30,000 कहते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं वो लाखों मंदिर तोड़े गए हैं। और वो यहाँ पर कोई अच्छा डेवलपमेंट करने नहीं आए थे, वो यहाँ पर तोड़ करने, लूट खसोट करने और यहाँ की महिलाओं के साथ दुराचार करने आए थे। रानी संजोगिता के साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं, 99 सैनिकों के सामने डाल दिया गया क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं कर रही थी। फिर इन्होंने सूर्य प्रताप सिंह जी का नाम लिया, जिनको मैं निजी तौर पर भी जानती हूँ, और वो मुख्य सचिव रहे हैं अखिलेश सरकार के। तो इनको भी पता, लोगों को पता ही है वो क्यों गए हैं और क्या घोटाले थे, क्या था, क्या उजागर करना चाहते थे, क्या सैमसंग कंपनी का या किसी मोबाइल कंपनी का कांड था, वो बाद में बात होगी। और दूसरी फिर उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो मुख्तार अंसारी, जिनके टाइम पे बंदूकें लहराते हुए वहां के जो हिंदू थे उनको डराते हुए जाते थे, कब्जे करते थे, उनको किस पार्टी ने कहाँ भेज दिया है ये भी उनको पता ही होगा। और कितने ज्यादा जो कब्जे हैं, क्या हुए हैं। तो ऐसे इस तरह से बात करना, राम भक्तों पे गोली चलाना, तो आप आज इस तरह की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर और मुझे बता रहे हैं कि डिबेट कैसे होती है, 8 साल से डिबेट कर रही हूँ और MBA करी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि एक दूसरे का काउंटर करना ही डिबेट होती है। लेकिन आप अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो दूसरे की भी सुननी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छी बातें कही जो अब आप सेकंड हाफ में कर रहे हैं, लास्ट हाफ में, कि कोर्ट की सुननी चाहिए, ये होना चाहिए, जैसे आप अपने ट्वीट रख रहे हैं वैसे चक्रपाणी महाराज को भी कहने का हक है। अगर एक व्यक्ति कह रहा है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि हंस के लिया है रो के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनके ट्वीट पे, उनकी चीजों पे कुछ नहीं होता। जो ये कहते हैं कि इंडिया का चिकन नेक काट दो, उनके उसमें कुछ नहीं होता, उनके साथ आप लोग खड़े हुए तो नजर आते हैं। तो इस तरह की बातें करना खुद की मर्यादा को तोड़ना है। इसलिए जब आप बात कर रहे हैं तो एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी की नहीं हूँ,
आप दोनों पार्टी के हैं। जब आप दोनों से अगर मैं आप दोनों से शिकायत नहीं करूं तो मैं किससे करूं? और मैं शिकायत करूंगी तो आप कभी मेरे स्तर पे पहुंच जाएंगे, कभी डिबेट के स्तर पे पहुंच जाएंगे, कभी कुछ पहुंच जाएंगे। आपको लग रहा है कि मैं मूक दर्शक बन के यहाँ पर बैठे रहूं और आप जो कहे यस सर यस सर यस सर करते रहूं, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी अगर किसी बात से मुझे प्रॉब्लम है, हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो मैं डिसएग्रीमेंट दिखा रही हूँ। अगर मेरा एग्रीमेंट, अगर कोई बात आप कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कोर्ट की बात की, वो बात मुझे ठीक लगी, उसमें मेरा एग्रीमेंट है, तो आप जो मेरे एग्रीमेंट की जो मुझे सही लग रहा है वो करेंगे तो सही है। तो इसी तरह से मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मामला जो है तथ्यों के आधार पे हो रहा है, और जो नंगी आंखें हमारी नेकेड आईज है उन्हीं से पता चल जा रहा है कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, ये हमारा अपना विश्वास है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कोर्ट साक्ष्यों से चलेगा। साक्ष्य प्रमाणित, साक्ष्य प्रमाण की जरूरत, प्रमाणित हो रहा है वहां पर प्रमाण मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जो भी जिसके पक्ष, जो जिसके साक्ष्य ज्यादा रहेंगे उसमें वो आएगा, और जिसको नहीं आएगा, जैसा भी कोर्ट का फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। उसके लिए हाव हल्ला करना या फिर कहीं ऐसे इतिहासकारों पे पहुंचना जो वामपंथी रहे हों, जिन्होंने अपनी मनगढ़ंत बातें बताई हों। कई लोग तो मक्का मदीना में पड़े हुए थे जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो इस तरह से ये बातें करना, अभी जाना इन बातों पे मुझे नहीं लगता सही है, और मुझे लगता है कि हमें जो भी निर्णय हो कोर्ट का उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, कंचन जी अपनी बात रखिएगा। विवेक जी आ रही हूँ। मेरा बस यही मानना है कि इस तरीके की बातें वो ठीक ही कह रहे हैं, मैं बहुत संभालने की चीज कि ये जो चीजें हैं इनमें थोड़ा सा सोचने की और विचार करने की जरूरत है। तर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तो कहूँ कि तर्क करने की भी जरूरत नहीं है इन चीजों पर। और आप तर्क लेकर के बैठ सकते हैं, और वो भी बिना तैयारी के, बिना चीजों के, बिना इतिहास को पढ़े हुए। तो मैं थोड़ा सा हास्यास्पद है ये कुछ चीजें। बाकी मैं यही कहूंगी कि अगर शिव वहां है तो ये सभी को स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि शिव हर एक कड़कड़ में है, शिव सब जगह है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, सभी प्रकार सभी लोग जानते हैं, और ये बात सभी को स्वीकार होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो। अगर कोर्ट हमारा फैसला हिंदू के पक्ष में दे रहा है तो हमारे दूसरे वर्ग के लोगों को स्वीकार होना चाहिए, और अगर उनके पक्ष में तो हिंदू लोगों को स्वीकार होना चाहिए। मेरी बस यही कामना है, और सबसे अपील की। ठीक है, समय की सीमा है। विवेक जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अंतिम जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरा उद्देश्य किसी को भी पर्सनल टारगेट करने का नहीं रहता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऐसे विषय मुद्दों पे जब भी हम बात करते हैं तो उस बात की गंभीरता के साथ उन तथ्यों को भी स्पष्ट रूप से समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि एक बात का अनर्गल जो विभेद निकलता है, जो उसका अर्थ निकाल दिया जाता है, उस बात की वजह से तनाव बढ़ने के चांसेस होते हैं। रही बात हमने पूर्ववर्ती प्रकरणों से, आप ही पूरा कर लीजिए, आप ही कर लीजिए डिबेट। नहीं, समय की सीमा प्लीज। भाई महिला है, महिला है, जरूरी है। कंचन जी नहीं, गलत बात। महिला है, बोलने जरूरी दीजिए, है। मैंने देखिए महिला है, जरूरी है। आपके लिए विशेष होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आप ही कर दीजिए। नहीं आप ही कर दीजिए, आप ही सब कर दीजिए। कंचन जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्लीज चलिए। देखिए समय की सीमा है, मुझे सबको ही बीच में रुकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे? धर्म युद्ध, वो कह रहे थे कि राजनीतिक युद्ध, धर्म युद्ध है ही नहीं। ऐसा कहते कहते अंततः आ गए कि हाँ कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। उसके पहले कह रहे थे कि बौद्ध कहने लगेंगे कि मंदिर को खोदिए, उसके नीचे हमारे स्तूप और बौद्ध धर्म से जुड़ी चीज़ें। देखिए मुझे लगता है इस तरह के मैसेज पास आउट ना करें। राजनीतिक दल से अपनी बात रख रहे हैं, रख सकते हैं, सबको अधिकार है। चर्चा ही इसलिए थी इस मुद्दे पर, लेकिन इस तरह की बातें करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मुझे लगता है जो कुछ भी आया है सामने उस पर बात करें। जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, जो सर्वे में आया है, जो कोर्ट तक पहुंचा है और जो पुरातत्व विभाग ने दिया है, वो निर्णय कोर्ट देगा, उसको सबको स्वीकारना है। और मैं फिर एक अपील करूंगी यहां से कि उसके पहले अनर्गल बयानबाजी और किसी की भी भावना को ठेस ना पहुंचाएं, और ना ही हमारा इस चर्चा के माध्यम से ये कोई मकसद रहता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।